मैंने पहली बार वह दिल दहलाने वाली चिल्लाने की आवाज़ें सुनी तो मैं पूरी तरह से घबरा गई थी। मैं गहरी नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठी और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें पूरी हवेली में गूंज रही थीं। उस समय चारों ओर सन्नाटा था। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा और सन्नाटा था। मेरे कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। मैंने हाथ से टटोलते हुए साइड टेबल का लैंप जलाया। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1 बज रहे थे और चीख पुकार की आवाज़ें गूंज रही थीं। मैं हैरान थी कि मेरी बगल में लेटे मेरे पति अमित भी दिन में सोए हुए थे। इतने शोर में उन्हें नींद कैसे आ सकती थी? कल ही तो मैं अमित की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से अमित से हुई थी। मैं बहुत अमीर खानदान की बहू बनी थी। मैं भी एक अमीर खानदान से ही थी। मेरे सास ससुर कब के मर चुके थे। जेठ भी बहुत देखरेख वाले इंसान थे। मैं उनके व्यवहार को अच्छी तरह से जानती थी। मेरी अमित से लव मैरिज की शादी थी। हमने एक दूसरे को शादी के लिए पसंद किया था। हम दोनों ही अमीर खानदान से थे, इसलिए किसी को भी इस रिश्ते पर ऐतराज नहीं हुआ। मेरी शादी की पहली रात थी और उसी रात मैंने जोर से चीखें सुनी थी। एक लड़की की चीखों की आवाज़ थी, जैसे वह अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे से बाहर जाकर देखूं कि आवाज़ किसकी है, कौन है जो इस वक्त इस तरह तेज आवाज़ से चिल्ला रही है। लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी, यूं कैसे मुंह उठाकर कमरे से बाहर निकल सकती थी। आधा घंटा यह आवाज़ गूंजती रही। उसके बाद शांति छा गई। मुझे अमित की नींद देखकर हैरत हो रही थी। वह इतने शोर में कैसे सो सकता था? लेकिन कुछ देर बाद आवाज़ आनी ऐसे बंद हो गई थी जैसे कभी शोर हुआ ही ना हो। मैं दोबारा से लेट गई और अब मेरी आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मेरा दिमाग बार बार उस चिल्लाने वाली लड़की की तरफ जा रहा था। कौन थी वह और वह ऐसे क्यों चिल्ला रही थी और उसकी आवाज़ पर सब लोग क्यों खामोश थे? वरना एक हलचल सी मच जानी चाहिए थी। फिर मुझे कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि जहाँ पर हवेली बनी हुई थी वहाँ आसपास केवल जंगल थे। गांव 2-3 मील की दूरी पर था। मैं कुछ दिनों के लिए गांव में आई थी, क्योंकि मुझे रहना शहर में ही था। शादी से पहले मेरी यह बात तय हुई थी और शहर में भी इन लोगों का बंगला बहुत खूबसूरत बना हुआ था और हवेली इतनी बड़ी थी कि ना जाने कितने कमरे बने हुए थे यहाँ पर। यहाँ का बगीचा बहुत बड़ा बना हुआ था। मुझे तो इस हवेली में घुसते ही किसी महल जैसा लगने लगा था। मैंने बस थोड़ी सी नज़र डाली थी, लेकिन यहाँ की अमीरी देखकर मेरी आंखें चुंधिया सी गई थीं। मेरा कमरा फूलों और कैंडल से सजाया गया था। मैं खुद पर जितना भी गुरूर करती उतना ही कम था। हम दोनों को देखकर सब दिया बाती की जोड़ी कह रहे थे, मगर आज की रात जो कुछ मैंने सुना था, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। न जाने कब सोचते सोचते मैं फिर से नींद की वादियों में खो चुकी थी। सुबह अमित प्यारी सी मुस्कान लिए मुझे जगा रहे थे। कहने लगे, उठ जाइए मैडम जी, यह दिल्ली नहीं है जो आराम से चादर तान कर सोई रहोगी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो वह उठ चुका था। अमित बिस्तर से उठकर अपने कपड़े निकाल रहा था। मुझसे कहने लगा कि तुम्हारे सारा सामान ड्रेसिंग रूम में पड़ा है और वही पहनना है। वह मुझसे कहकर वॉशरूम में चला गया। मैं बेड से उठकर बैठ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि रात वाली बात शायद मेरा कोई वहम था। मैं वही बात सोचते सोचते ड्रेसिंग रूम में चली गई, जो मेरे ही कमरे में बना हुआ था। इतना भारी भरकम जोड़ा देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। मैंने फ्रेश होने के बाद बहुत ही मुश्किल से उन कपड़ों को पहना था। अमित कमरे से जा चुका था तो कुछ लड़कियां मुझसे मिलने मेरे कमरे में आईं और मुझे जेवरात पहनाने लगीं, तैयार करने लगीं। जब मैं आज सज धज कर बाहर आई तो मेरे जेठ जी सामने कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराने लगे। फिर मेरे पास आए और मुझ पर हजारों के नोटों की बारिश करके मेरा स्वागत किया। फिर मुझे बाहर ले गए, जहाँ गांव की औरतें मुझे देखने के लिए मेरा इंतजार कर रही थी। गर्मी और धूप में न जाने कब से वह मेरी एक झलक देखने के लिए बैठी हुई थी। मेरे जेठ जी कहने लगे, ये हमारे घर की नई मालकिन है, अमित की बीवी। सभी औरतें मुझे नमस्ते करने लगी। मैं थोड़ी देर से ज़्यादा वहाँ रुक नहीं पाई थी। तेज धूप ने मेरी हालत खराब कर दी थी।
जल्दी जल्दी मैं अंदर गई और अपने कमरे में एसी ऑन करके बैठ गई। पूरा दिन लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा। अमित से मेरी मुलाकात बस रात को ही हुई थी, वरना वह पूरा दिन मर्दों के साथ ही रहे थे। गांव के कुछ और भी रस्म रिवाज होते हैं। पति पत्नी आपस में कम वक्त और दूसरों के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ था। रात तक मैं थकान से चूर हो चुकी थी, इसलिए लेटते ही मुझे नींद आ गई और अमित मुझे कहने लगा कि गांव के माहौल से तुम परेशान हो गई हो। वह मुझे प्यार से देखने लगा। फिर मैंने आंखें खोली और थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मैंने कहा, अमित, बस जल्दी से जल्दी दिल्ली वापस जाने का सोचो। मुझे ऐसे माहौल की आदत नहीं है। मेरी बात पर ना जाने क्यों अमित की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। फिर वह बेड पर टेक लगाकर बैठ गया। कहने लगा, अभी तो ऐसा नामुमकिन है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मैं नींद में होते हुए भी पूरी आंखें खोलकर उसे घूरने लगी। अमित ने, गांव में 2 दिन से ज्यादा नहीं रह सकती, यह तुम अच्छी तरह जानते हो। मुझे घुटन होती है यहाँ के पहनावे से, रहन सहन से। अजीब घुटन का माहौल है यहाँ का। मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। मेरी बात सुनकर वह किसी गहरी सोच में चला गया। उसने सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर पीने लगा। मैं नींद में चूर थी, इसलिए सो गई। रात को फिर से मेरी आंखें शोर से खुली थीं। वहीं एक लड़की की चीख पुकार, अपने बचाव के लिए मदद मांगती हुई आवाज आ रही थी। मैं तुरंत उठकर बैठी और अमित को भी जगा दिया। वह मुझे नींद में देखने लगा। मैंने कहा, अमित, किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। मेरी बात पर अमित ने नजरें चुराई। कहने लगा, कैसी आवाज? मुझे यहाँ कोई आवाज नहीं आ रही। मैं उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गई थी। ये कैसे मुमकिन था? मुझे तो लड़की के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन अमित को नहीं आ रही। मैंने हैरानी से अमित की तरफ देखा। मैंने कहा कि यह लड़की की आवाज तुम्हें नहीं सुनाई दे रही है? वह कहने लगा, नहीं, मुझे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मुझे नींद आ रही है, मुझे परेशान मत करो। यह कहकर वह फिर से सो चुका था और मेरे डर के मारे बुरा हाल था। क्या यह आवाज है सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही है? इसका मतलब कोई भूत प्रेत? यह सोचकर मैं तो कांपने लगी थी। डर की वजह से मैं अमित से चिपक के लेट गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब तो मुझे इस हवेली में एक दिन भी नहीं रुकना था। मैंने कहा, मुझे वापस दिल्ली जाना है अमित। मुझे डर महसूस हो रहा है। मुझे 2 दिन से यहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। डर की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी अभी रो दूंगी। और अमित मुझे ध्यान से देख रहा था। वह बार बार नजरें चुरा रहा था। वह मुझसे कहने लगा, वर्षों से इस हवेली में ऐसी ही आवाज़ें आती हैं। किसी को ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जैसे तुम्हें दे रही है, लेकिन उन्होंने कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। वरना क्या मेरी भाभी भी यहाँ रह सकती थी? मुझे अमित की किसी भी बात से चैन नहीं मिल रहा था। मुझे बस दिल्ली जाने का इंतजार था। सुबह नाश्ते के वक्त मेरे जेठ जी ने अमित से पूछा कि तुम दिल्ली वापस कब जा रहे हो? यह सुनकर अमित का चाय का कप हाथ में ही रह गया था, लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश थी कि किसी को तो हमें गांव से दिल्ली भेजने का ख्याल आया। अमित ने कहा, भाई, जो आपका आदेश। अमित ने बहुत ही मुश्किल से यह बात कही थी। वह अपने बड़े भाई से बहुत डरता था। अपने बड़े भाई से जेठ जी से कहने लगे, आज शाम तक तुम दिल्ली जाने की तैयारी करो, वहाँ के काम देखो जाकर। मैं तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। मैंने जल्दी से चाय खत्म की और कुर्सी पीछे खींचकर खड़ी हो गई तो मेरे जेठ जी मुझसे कहने लगे, बहू, आज तुमने नाश्ता ठीक से क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मुझे अपनी और अमित की पैकिंग भी करनी है। शाम तक जाना जो है तो टाइम लग जाएगा। मेरी बात सुनकर जेठ जी अमित को घूरने लगे और कहने लगे, तुमने बहू को यह नहीं बताया कि अब वह यहीं रहेगी? यह सुनकर मेरे दिल को धक्का सा लगा और मैं आश्चर्य से अमित की तरफ देख रही थी। वह कहने लगा, मैं भूल गया था भाई। मेरे जेठ जी फिर मुझसे कहने लगे, बेटा, तुम अब हमारी इज्जत हो और हमारे घर की औरतें हवेली से बाहर कदम नहीं रखती। तुम यहीं रहोगी। दिल्ली में अमित जाएगा। यह सुनकर तो मैं दंग रह गई थी कि अमित ने पहले यह बात मुझे क्यों नहीं बताई। उसने तो यही कहा था कि कुछ वक्त मुझे गांव में रहना पड़ेगा, फिर वह मुझे अपने साथ दिल्ली ले जाएगा। मैं गुस्से की वजह से उठकर कमरे में चली गई। मुझे झूठ बोला गया था।
कुछ देर बाद ही अमित कमरे में आया तो मैं रोने लगी। मैंने कहा, मुझे इस भूत बंगले में नहीं रहना। तुमने मुझसे झूठ कहा था कि हम दिल्ली में रहेंगे। तुम अपने भाई से जाकर बता दो। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास आकर बैठकर बहुत ही प्यार से बोला, मैं तुम्हें अभी दिल्ली नहीं ले जा सकता। बस तुम कुछ महीने यहाँ रह लो, वैसे ही रहो जैसे यहाँ की औरतें रहती हैं, फिर मैं तुम्हें दिल्ली लेकर जाऊँगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहूँगी। रात के वक्त वह चीखों की आवाज़ मेरी जान निकाल देंगी। मुझे बहुत डर लगता है। वह मुझसे कहने लगा, तुम चीज़ों पर ध्यान मत दो, वह जो भी है तुम्हें कुछ नहीं करेंगी, यह मैं तुम्हें वादा कर सकता हूँ। तुम बस कमरा लॉक रखना और रात को बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। अमित की बातों ने तो मुझे बहुत ज़्यादा डरा ही दिया था। मैंने कहा, मैं अकेली रात को इस कमरे में नहीं सो सकती। अमित कुछ देर तक सोचता रहा, फिर कहने लगा कि ठीक है, मैं भाई से कहकर एक नौकरानी का इंतजाम करवा दूंगा। तुम्हारे साथ इस कमरे में वो सो जाया करेगी, लेकिन तुम बस कोशिश करना कि भाई को तुमसे कोई शिकायत ना हो। मैंने इस बात पर सर हिला दिया। अमित शाम को दिल्ली के लिए निकल चुका था और मैं अकेली रह गई। रात को मेरे साथ एक नौकरानी मेरे कमरे में सोने लगी थी। जमीन पर अपना बिस्तर बिछाती थी और लेट जाती थी। रात को जब वह चिल्लाने की आवाज़ें आती तो मेरी आंखें खुल जाती। मैंने महसूस किया था कि जब चिल्लाने की आवाज़ें आती थी वह नौकरानी भी करवटें बदलती रहती थी। मुझे यह शक होने लगा था कि शायद वह भी उन आवाज़ों को सुन सकती है। कई बार मैंने उस नौकरानी से चिल्लाने के बारे में पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता और वह डर जाती थी। फिर ना मैं सर हिलाने लगती और कहने लगती, मैंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी। मैंने उसके डर से यह तो अंदाज़ा लगा लिया था कि कहानी कुछ और ही है, इसलिए उससे कहा कि मैं जानती हूँ कि वह आवाज़ें तुम्हें भी सुनाई देती हैं। मेरी बात सुनकर मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, इस बात का जिक्र हवेली में किसी से ना करना, वरना बहुत बुरा होगा। उस नौकरानी की बात सुनकर मुझे शक हुआ और मुझे जानने की उत्सुकता होने लगी थी कि आखिर मालूम भी तो हो कि यह सारा माजरा है क्या। मैंने रात को जब वह फिर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो यह ठान लिया कि सच्चाई क्या है इसका पता लगाकर ही रहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यह यकीन हो चुका था कि यह मामला भूत प्रेत का तो नहीं है। रात को चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं उठकर खड़ी हो गई और दबे पांव अपने कमरे के दरवाजे के पास आई और धीरे से दरवाज़ा खोला। मुझे वह आवाज़ ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे से चलती हुई ऊपर चढ़ गई। वहाँ से आवाज़ें मुझे और भी नज़दीक से सुनाई देने लगी थी। जब मैं उन आवाज़ों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो सामने कमरे को देखकर मेरे होश उड़ गए। वह तो मेरे जेठ जी का कमरा था, जहाँ से लड़की के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं जल्दी से वापस नीचे आ गई और अपने कमरे में आकर अपनी बढ़ती दिल की धड़कनों पर काबू पाने लगी। यह चिल्लाने की आवाज़ें प्रताप यानी कि मेरे जेठ जी के कमरे से आ रही थीं। मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह ऐसे भी हो सकते हैं। उनकी पत्नी भी जिंदा नहीं थी, ना ही उन्होंने दूसरी शादी की थी। दुनिया के सामने कितने बड़े संस्कारों वाले थे। फिर मैं खुद से बातें करने लगी। मेरे दिल में उनकी बहुत इज्जत थी। मैं उनके बारे में इस तरह से सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैं अपने बेड पर बैठकर रोने लगी। मेरे जेठ औरतों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? गांव वाले तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। फिर यह सब क्या था? यह उनका कौन सा रूप था जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा था? मैंने पूरी रात जागते हुए काटी थी, क्योंकि मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। सुबह नाश्ते पर वह उसी तरह बैठे थे। मेरी आंखें देखकर चाय पीते हुए कहने लगे, अमित ने फ़ोन पर बात नहीं की मेरी बहू से, इसलिए रो रो के आंखें सुजा रखी हैं। उनकी बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खुद ही मुस्कुराने लगी। फिर बोले कि अमित वहाँ बहुत बिजी है, शायद इसलिए फ़ोन नहीं कर पाया होगा। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आज तो उनकी शक्ल देखने को भी दिल नहीं कर रहा था। कैसा दोगला इंसान था। दिन में नेक और रहमदिल बना रहता था और रात के बारे में सोचकर ही मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं सोच चुकी थी कि अब उनका पर्दाफाश करके ही रहूंगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रही हूँ।
जब मैंने दोबारा वही आवाज़ सुनी तो मैं फिर उसी कमरे के बाहर चली गई। कमरे के हॉल में देखने लगी तो एक 15-16 साल की लड़की थी। गांव की लग रही थी। उसके चेहरे से उसका दर्द साफ पता चल रहा था। वह हाथ जोड़े अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन मेरे जेठ जी ने बड़ी बेदर्दी से उसको उठाकर बेड पर पटक दिया था। मैं उससे ज़्यादा नहीं देख सकती थी। मैं वापस आ गई। कैसे भी करके मैंने वह रात काटी थी। सुबह होते ही मैंने अमित को फ़ोन किया। मैंने कहा, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुमने कहा हवेली में आत्मा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वह आवाज़ है गांव की मासूम लड़कियों की, जो तुम्हारे पिता जैसे भाई की हवस का निशाना बनती हैं। मेरे मुंह में जो जो आ रहा था मैंने सब अमित से कह दिया। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में आ गया और कहने लगा कि अपनी जुबान को बंद रखना, जैसे हवेली के सभी लोग रहते हैं, वरना तुम्हें प्रताप की ताकत का अंदाजा नहीं है। जान से मार डालेंगे वह तुम्हें। मैं अमित की बात सुनकर जितना हैरान हुई उतना कम था। मतलब वह अपने भाई के बारे में यह सब पहले से ही जानता था और वह भी मिला हुआ था इन सब में। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। बुरा होता देखकर मैं ऐसे चुपचाप नहीं रह सकती थी। मुझे बस एक सबूत चाहिए था, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं था जो मेरे जेठ प्रताप के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोलता। इसलिए मैंने रात होने से पहले बीमारी का बहाना बनाया और अपना कमरा लॉक करके अपने कमरे में बंद हो गई। मैं जानती थी कि प्रताप ऊपर कब जाता है, इसलिए मैं अपनी पिछली खिड़की से बाहर निकली और पाइपलाइन के सहारे ऊपर की तरफ पहुंच गई। प्रताप के कमरे के बाहर की खिड़की उस वक्त खुली हुई थी। उसी के जरिए उसके कमरे में पहुंच गई और कमरे को देखकर मैं हैरान हो गई। उसके कमरे को दुल्हन की तरह सजाया गया था। रात 1 बजे प्रताप उस कमरे में आया और सामने सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसका नौकर शराब की बोतल लेकर आया और सामने टेबल पर रख दिया। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया था। कुछ देर बाद एक सुंदर कम उम्र मासूम सी लड़की उस कमरे में आई। वह चिल्ला रही थी, बार बार यह कह रही थी कि उसे उसके घर वालों के पास जाना है। वह नौकर लड़की को कमरे के अंदर फेंक कर कमरा बंद करके चला गया था। प्रताप एकदम आराम से बैठा हुआ था। वह लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी, अपने बचाव के लिए मदद मांग रही थी। वहाँ के लोग खामोश थे। वह प्रताप के पास आकर हाथ जोड़कर भीख मांग रही थी, कह रही थी कि मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, प्लीज़ मुझे मेरे घर जाने दो। प्रताप ने कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने जवान चलाए, मैं अभी बताता हूँ। लड़की को पकड़कर बिस्तर पर पटका और अपने सिगरेट जलाकर जैसे ही उस लड़की के चेहरे पर लगाया तो उस लड़की के चिल्लाने की साथ साथ मेरे चिल्लाने की आवाज़ भी निकल गई। प्रताप वहाँ से पीछे हटा। मेरी आवाज़ को सुनकर वह समझ गया था कि कमरे में उस लड़की के अलावा भी कोई और है। मैं जल्दी से डर की वजह से उसी खिड़की से वापस नीचे उतर गई और हवेली से बाहर निकल गई। तभी बहुत लोगों के कदमों की आवाज़ें आने लगी। वह सब मुझे ढूंढ रहे थे। डरकर झाड़ियों में छिप गई। प्रताप ने शायद मुझे देख लिया था। मैं कोई प्रोफेशनल लड़की नहीं थी, एक आम सी लड़की थी। सभी नौकर चाकर टॉर्च लेकर मुझे ढूंढ रहे थे। मुझे डर था कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी। कुछ देर बाद नौकर वहां से चले गए। उनके जाते ही मैंने सुकून की सांस ली। मैं काफ़ी रात तक भागती रही और उसी वक्त एक दिल्ली जाने वाली बस वहां पर आकर रुकी। मैं उस बस में बैठ गई। पूरे रास्ते अपना चेहरा दुपट्टे से छुपा रखा था। मैंने दिल्ली पहुंचते ही अपने पापा के दोस्त आईपीएस अफसर से मिली और उन्हें गांव की सारी बातें बताई। और मैंने गांव में हवेली में होने वाले इस तमाशे को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। वह लोग गांव की कम उम्र लड़कियों के साथ गलत करके उसे दूसरे देश में बेच देते थे और कुछ को मार देते थे। और मेरे पति दिल्ली में वही काम करते थे, इसलिए मुझे अपने साथ ले जाना नहीं चाहते थे। मैंने अब अमित से तलाक ले लिया था, क्योंकि मैं ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। मुझे खुशी थी कि मेरी वजह से बहुत सी लड़कियों की जान बच गई थी। दोस्तों, किसी पर अन्याय होते देखकर अपनी आंख कान बंद नहीं करने चाहिए, उसका विरोध हमें अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कहानी को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।